इसी तरीके से जब ऑटोक्लेविंग करते हैं तो भी हम उसे उसके भीतर जो भी जर्म्स होते हैं उनको समाप्त करके उसे रिसाइकलिंग सेंटर तक भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पर हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्टेज को और कुछ नॉन प्लास्टिक वेस्टेज। सामान्य तौर पर इनकी ऑटोक्लेविंग होती है और कोशिश की जाती है इनको रिसाइकल करने की। फिर सवाल आता है लिक्विड केमिकल वेस्टेज आर डिस्कार्डेड। तो इसमें येलो कैटेगरीज में हम इसे ले जाते फॉलोइंग वार्निंग सिंबल रिप्रेजेंट्स। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नमस्कार, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के टॉपिक को लेकर के। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से किसी हॉस्पिटल के भीतर जो वेस्टेज निकलते हैं उन्हें हमें सेग्रीगेट करके अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। इसमें प्रॉपर हमें जो भी स्टाफ होता है उसको ट्रेन करके उसे इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि क्यों हमें अलग अलग लेवल पर चीज़ों को सेग्रीगेट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। उसके पीछे वजह यह है कि इससे हम अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, हॉस्पिटल के जो वेस्टेज हैं उनको सही तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पिछले दिनों भारत के कुछ प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स को भी इस बात की पेनल्टी लगी थी। तो इसलिए हमें इस चीज़ का महत्व जानना होगा, क्योंकि बहुत सारे कंटामिनेशन जो बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस या किसी भी तरीके की बड़े लेवल की उसमें आप जानते ही हैं इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में जो भी वेस्टेज निकलते हैं उसको हम कलेक्ट करवा करके फिर उसे हम जो जहां जिस कैटेगरी में आता है इसी कैटेगरी को हमें समझना होता है। उसके आधार पर सेग्रीगेशन के बाद उसका ट्रीटमेंट करना होता है। इसमें आप अपने हॉस्पिटल के भीतर देखे होंगे इस तरीके के इंसिनरेशन प्लांट्स। ये इंसिनरेशन प्लांट्स एक्चुअल में 1200 या उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट करके वहाँ पर इस तरीके की संभावनाएं पैदा करते हैं कि वहाँ बिल्कुल भी कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस उस जो भी कंटामिनेशन है बायोमेडिकल वेस्टेज में वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो इंसिनरेशन की प्रक्रिया इस तरीके की संभावनाएं पैदा करती है कि सब कुछ समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए तापमान लेते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस का। आप ऑटोक्लेविंग भी कई सारे मामलों में देखते हैं, ऑटोक्लेविंग की प्रोसेस भी की जा सकती है और इसमें जो कुछ भी इंसिनरेशन के बाद प्रोडक्ट मिलता है उसे हम एक सिक्योर लैंडफिल में ले जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं। इस पूरे 1 मिनट के डिस्कशन का मकसद ये है कि हम समझ सकें कि इस तरीके से हम अपने जो बायोमेडिकल वेस्टेज होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि लोगों तक कोई इन्फेक्शन ना पहुंचने सके। इसी तरीके से जब ऑटोक्लेविंग करते हैं तो भी हम उसे उसके भीतर जो भी जर्म्स होते हैं उनको समाप्त करके उसे रिसाइकलिंग सेंटर तक भी भेज सकते हैं। रिसाइकलिंग किन के लिए करते हैं आपको पता है? प्लास्टिक से संबंधित जो भी हमारे मेडिकल के जो भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जो भी नेसेसरी जो भी चीज़ें हो सकती हैं, वो सामान्य तौर पर ऑटोक्लेव में ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसे रिसाइकलिंग सेंटर को भेज देते हैं ताकि हम उसका दोबारा उपयोग अगर संभव है तो हो जाए। तो इन्फेक्टेड वेस्ट और नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट ये हमारे 2 बड़े कैटेगरीज होते हैं और ये इसी लेवल पर हम अपने हॉस्पिटल के भीतर चीज़ों को सेग्रीगेट करने का प्रयास करते हैं। तो जो इन्फेक्टेड है और नॉन इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्टेड में सामान्य तौर पर हम ब्लैक बॉक्स में उसे कलेक्ट करते हैं। ब्लैक जो आप जानते ही हैं पॉलीथीन, उसके भीतर उसे स्टोर करके फिर ब्लैक बॉक्स के भीतर ही उसे रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में नॉन इन्फेक्टेड वेस्टेज के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है ब्लैक के अलावा कई सारे नॉन इन्फेक्टेड वेस्टेज को हम येलो कैटेगरी में रखते हैं, येलो कैटेगरी में ले जाते हैं। वो केमिकल वेस्टेज होता है। केमिकल वेस्टेज में एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गए, साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन हो गए, नार्कोटिक रेडियो एक्टिव मेडिकेशंस हो गए। ये सारे के सारे हम जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम येलो, इस तरीके से येलो जो डिस्पोजल के लिए पॉलीथीन और जो बॉक्स होता है उसमें हम इनसे कलेक्ट करते हैं। तो हमारे सामने ये जानकारी आ गई कि नॉन इन्फेक्टेड वेस्टेज और वो भी केमिकल वेस्टेज कुछ खास जो होते हैं उन्हें भी नॉन इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी हम उन्हें येलो बॉक्स के भीतर ही रखते हैं। एक तरीके से चीज़ें समझ में आ गई। येलो कैटेगरीज में इसके बाद बहुत बड़ा एक ग्रुप है जिसको हम येलो में ही सेग्रीगेट करके रखते हैं, जैसे एनाटॉमिकल वेस्टेज हो गए। ये एनाटॉमिकल वेस्टेज जो हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी वार्ड से निकलने वाले ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हो, टिश्यूज हो या लैब में माइक्रोबायोलॉजी लैब से
जो निकलने वाले लैब के कल्चर हो, स्पेसिमेन हो, या फिर सामान्य वार्ड से निकलने वाले कॉटन और बैंडेज, ड्रेसिंग, स्वैब्स, इतना नहीं, सॉलिड प्लास्टर भी। तो इसे ध्यान रखना होगा कि जो एनाटॉमिकल वेस्टेज होते हैं, मोटे मोटे तौर पर इसे ध्यान रखेंगे, वो येलो कैटेगरीज में, येलो देखिए यहाँ पर पॉलीथीन के भीतर हमें कलेक्ट करना चाहिए, इस तरीके का रिकमेंडेशन होता है। नेक्स्ट लेवल पर हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्टेज को और कुछ नॉन प्लास्टिक वेस्टेज को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मोटे तौर पर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एनाटॉमिकल वेस्टेज येलो कैटेगरीज में। इसी तरीके से कुछ जो येलो कैटेगरीज में जाएंगे वो केमिकल वेस्ट भी होंगे, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो एनाटॉमिकल वेस्टेज और केमिकल वेस्टेज को येलो कैटेगरीज में, फिर प्लास्टिक और थोड़ी संख्या में नॉन प्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या क्या आ सकते हैं, आप देखिए, प्लास्टिक के जो सामान्य वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिस्पोजेबल जो सिरेंजेस होते हैं, आईवी ट्यूब्स, कैथेटर, ग्लव्स एंड एप्रल्स, ये सब प्लास्टिक है, उससे रिलेटेड ही तो है। इसी तरीके से ब्लड का बैग, यूरिन बैग। अब यहीं पर थोड़ा सा है, सामान्य तौर पर इसे हम रेड में ही डिस्पोज करते, रेड कैटेगरी में ही रखते हुए ध्यान रखना है कि ये जो ब्लड का बैग होता है, अगर ये कंटामिनेटेड हुए है तो इसे येलो कैटेगरीज में हमें रखना चाहिए, समझ रहे हैं? तो इस चीज को थोड़ा सा लेकर के कंफ्यूजन बना रहता है। तो सामान्य तौर पर ब्लड का बैग हो, यूरिन का बैग हो, ये रेड कैटेगरीज में ही जाता है, क्योंकि बैग है प्लास्टिक का इसमें, या उसके जैसे मटेरियल का इसमें, आप समझ सकते हैं, उसके भीतर इसको स्टोर किए रहते हैं। तो इसके कारण ब्लड और यूरिन बैग का इस्तेमाल, हाँ सॉरी, उसका सेग्रीगेशन हम रेड कैटेगरीज में करते हैं। कोई और भी ट्यूब हो, जो रबर या प्लास्टिक की कोई भी चीज हो, वो रेड कैटेगरीज में जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, रेड कैटेगरीज में इतना फोकस क्यों कर रहे हैं दोस्तों? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं रेड कैटेगरी की जो पॉलिथीन में हम इन्हें कलेक्ट करने के बाद, इसे ऑटोक्लेविंग के बाद, सामान्य तौर पर इनकी ऑटोक्लेविंग होती है और कोशिश की जाती है इनको रिसाइकिल करने की, समझ रहे आप? तो इसे रिसाइकिल करने के प्रयास में हम इतना मेहनत कर रहे हैं, जबकि ये येलो कैटेगरीज की जितनी भी चीजें होती हैं वो नॉन यूजेबल होती है, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं, एनाटॉमिकल वेस्टेज है। तो इसे सामान्य तौर पर हम इंसिनरेट करते हैं, इंसिनरेशन की प्रोसेस हम येलो कैटेगरीज में इस्तेमाल करते हैं। रेड का आपको समझ में आ गया। ब्लू के लिए आप याद रखिएगा, ब्लू की जो कैटेगरीज होती हैं उसमें हम ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। ग्लासेस को स्टोर करने का इस्तेमाल जो है हम ये ब्लू लेवल का जो हमारे पास पॉलिथीन होता है उसमें हम कलेक्ट करते हैं। जैसे ब्रोकन ग्लास हो गया, ब्रोकन बॉटल्स हो गए, या फिर हमारे पास जो स्लाइड्स होते हैं उनको, यानी स्थिति तौर पर हम कह सकते हैं ग्लास के जो वेस्टेज हैं दोस्तों, उसे हम ब्लू पॉलिथीन के भीतर हमें उसे स्टोर करते हैं। थोड़ा सा ये हमें देखना होगा, इसे समझना होगा। एक चीज और ध्यान रखना होगा, यहाँ पर शार्प जो बहुत ही हार्ड होते हैं, मीन्स पंक्चर कर सकते हैं, ऐसे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारे पास है, जैसे निडल है, ब्लेड है, स्कैल्पेल है, लैंसेट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कट या पंक्चर कर सकती है, उसे हम वाइट कैटेगरी में रखते हैं। और ये प्रॉपर एक प्लास्टिक की बॉक्स होती है, आप जानते ही हैं, पंक्चर प्रूफ होनी चाहिए ताकि ये किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस तरीके के हम कोशिश करते हैं वाइट कैटेगरीज में रखने की। वो कोई भी ऐसी चीज जो हमें कट कर सकती है या पंक्चर कर सकती है, वो वाइट कैटेगरीज में जाएगी। तो ब्लू में क्या क्या जाता है? ब्लू में याद रखिएगा GBM, ग्लास है या मेटल है, ये ब्लू कैटेगरीज में जाता है। तो ग्लास वेयर यानी कोई सा भी, चाहे वो टूटा हुआ हो, डिस्कार्डेड हो, कंटामिनेटेड हो, स्लाइड हो, है ना, जो ग्लास के बॉटल्स हैं। इसी तरीके से मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स को भी आप ब्लू कैटेगरीज में ही कलेक्ट करते हैं। सेग्रीगेशन के दौरान हम इसे ब्लू कैटेगरीज में ही कलेक्ट करते हैं। वाइट वाला जो मामला होता है, ये पंक्चर, लीक, टेम्पर प्रूफ, इसका हमें रखना होगा। देखा होगा आपने प्लास्टिक के एक बॉक्स वाइट कलर में जिन्हें हम रखते हैं, वो वेस्टेज, ऐसे वेस्टेज जो शार्प वाले होते हैं, जैसे स्कैल्पेल्स या फिर सूचर्स या फिर ये लंबर पंक्चर की नीडल्स, कुछ भी ऐसा जो स्कैल्पेल, ये सारी चीजें आप समझते हैं। फिर रेड वाला जो होता है, रेड में रिसाइकलेबल, रेड रिसाइकलेबल, तो अपने आप याद हो जाएगा, जिसे रिसाइकिल करना होता है वो होता क्या है? ट्यूब हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, या रबर से बना हुआ कोई सामान हो सकता है। तो देखिए ट्यूब, बॉटल नहीं यहाँ बल्कि प्लास्टिक बॉटल क्या है,
स्पष्ट तौर पे यहाँ आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक बोतल, सिरम कंटेनर या फिर यूरिन बैग्स, सिरिंजेस विदाउट नीडल्स, क्योंकि नीडल को तो हम वाइट कैटेगरीज में ले जाएंगे दोस्तों। फिर ग्लव्स हो गया, वैक्यूटेनर्स, ये सारी चीज़ें हम और रेड रिसाइकलेबल जो कैटेगरीज हम बनाते हैं उसमें हम ले जाते हैं, चूंकि इसलिए रिसाइकिल करने की पूरी कोशिश की जाती है। जो येलो कैटेगरी है इसमें बहुत बड़े लेवल पर आप चीज़ों को रखते हैं, जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल, एनिमल एनाटॉमिकल। ह्यूमन एनाटॉमिकल मतलब सर्जरी वार्ड से जो भी सर्जरी के बाद निकले हुए प्रोडक्ट्स। एनाटॉमिकल वाला जो वो जैसे रिसर्च वाले, जैसे मान ली फार्मा में कोई रिसर्च है या फिर इस तरीके के कुछ भी अगर चल रहे हैं तो उसके जो होंगे सॉइल वेस्टेज, जैसे जैसे कोई भी ऐसा आइटम जो कंटामिनेटेड हो गया हो ब्लड से, जैसे अगर बॉडी फ्लूइड से कोई चीज़, अगर ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से, जैसे वही ग्लव्स अगर उसमें या कॉटन का स्वैब या ब्लड का कोई प्रोडक्ट या ब्लड का कोई कंपोनेंट अगर कंटामिनेटेड है तो उसे हमें येलो कैटेगरीज में ले जाना होगा। कॉटन का स्वैब और अगर ग्लव्स पर भी अगर ब्लड लगा हुआ तो उसे हम येलो कैटेगरीज में ले जाते हैं। एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड जो मेडिकेशंस होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये भी येलो कैटेगरीज में जाता है। केमिकल वेस्टेज को किसी भी तरीके का हो, बायोलॉजिकल या इस तरीके के फार्माकोलॉजिकल जो केमिकल्स होते हैं उनको हम इसी में रखते हैं। केमिकल लिक्विड्स जैसे जो भी सिल्वर एक्सरे फिल्म्स, इस तरीके से थोड़ा डीपली जाकर के सवाल पूछा जा सकता है। फिर डिस्कार्डेड लिनन या मैट्रेस कंटामिनेटेड विद ब्लड या बॉडी फ्लूइड से, तो ये आपको पता होना चाहिए जो भी लिनन मैट्रेस अगर कंटामिनेटेड हो ब्लड से या यूरिन से तो इससे हम येलो कैटेगरीज में ही रखते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम येलो कैटेगरीज में ही लेकर के जाते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए वैक्सीन हो गया, कल्चर हो गया, ब्लड के वैक्स बैग अगर कंटामिनेटेड है तो उसे हम येलो कैटेगरीज में ही लेकर के जाएंगे। अब नीट पीजी 2018 में पूछा गया सवाल, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर डिस्कार्डेड इन, तो उसे हम साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स होते हैं वो येलो कैटेगरीज में जाते हैं। और येलो कैटेगरीज की जो भी चीज़ें होती हैं उसे सामान्य तौर पर हम इंसिनरेशन करते हैं, करीब करीब 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसे जला देते हैं। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। डीप बरियल हम किसका करते हैं, इसका इंसिनरेशन के बाद ही हम डीप बरियल के लिए सोचते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन एंड केमिकल प्रोसेस, ये लो लेवल के कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स का हम करते हैं। ऑटोक्लेविंग एंड ड्राई हीटिंग, इस तरीके की चीज़ें, ऑटोक्लेविंग की जो बात होती है वो सामान्य तौर पर रेड कैटेगरीज वालों में करते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं। एफएमजी में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल 2024 में, इम्यूनाइजेशन क्लिनिक में, इन इम्यूनाइजेशन क्लिनिक आफ्टर गिविंग पेंटावैलेंट वैक्सीन इन विच कैटेगरी विल यू डिस्पोज ऑफ सिरिंजेस विद फिक्स्ड निडल। फिक्स्ड निडल वाला है मामला दोस्तों, जिसे वाइट कैटेगरीज में ले जाएंगे। अगर फिक्स्ड निडल नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं, आप देखिए, अगर यहाँ पेंटावैलेंट वैक्सीन लगाने के बाद अगर वैक्सीन होता तो उसे किस में ले जाते हैं? ये कहते हैं कि केवल वैक्सीन की जो बॉटल है उसको कहाँ ले जाएंगे, आप बताइए। फिर इसी तरीके से अगर कहें सिरिंज से निडल निकला हुआ है तो कहाँ ले जाएंगे, सिरिंज से निडल निकला हुआ है तो फिर ये रेड कैटेगरी में हो जाता। साइड वाइज समझ पा रहे हैं ना। अगर ये वैक्सीन होता तो इसे कहाँ लेकर के जाते। आप कल्पना करें, येलो कैटेगरीज में हमने इसी का तो कहा था कि आपके पास जो चीज़ें होती हैं उसे अगर वैक्सीन की बात है, बायोटेक्नोलॉजिकल जो भी वेस्टेज होते हैं उन्हें हम येलो कैटेगरीज में लेकर के जाते हैं। तो कल्पना करें किसी ने कहा कि वहाँ जो पेंटावैलेंट है उसको हम कहाँ सेग्रीगेट करके किस में ले जाएंगे, तो इसकी बात अगर होती तो येलो कैटेगरीज में। फिक्स निडल के साथ सिरिंजेस हैं तो फिर हम अपने हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं, और इसी में आपको देखना है कि अगर निडल हटा हुआ है तो क्या करना होगा। एक ही क्वेश्चन को कई बार समझने की जरूरत होती है। कुछ और नीट पीजी में पूछे गए क्वेश्चन एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सवाल देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, रिसाइकलिंग ट्यूबिंग एंड रिसाइक्लेबल कैथेटर विल बी डिस्पोज इन विच बैग अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें हम ले जाते हैं उसे रेड कैटेगरीज में, आप जानते हैं। फिर सवाल आता है, लिक्विड केमिकल वेस्टेज आर डिस्कार्डेड इन, तो इसमें येलो कैटेगरीज में हम इसे ले जाते हैं। रेड कैटेगरी में क्या होता है, उन चीज़ों को जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकें। येलो कैटेगरीज वालों को हम बर्न करते हैं यानी इंसिनरेट करते हैं।
इसे हम क्या करते हैं दोस्तों, येलो कैटेगरीज वालों को इंसिनरेट करते हैं। रेड कैटेगरीज वाले चीज़ों को हम ऑटोक्लेविंग के बाद सामान्य तौर पर रिसाइकिल करते हैं। ब्लू कैटेगरीज में किसे हम ले जाते हैं, तो मैंने आपको कहा था ना, GBM, ग्लास हो, मेटल्स हो, वो ब्लू कैटेगरीज में जाते हैं। जिसमें हम शार्प, कुछ ऐसी चीज़ हो, शार्प की बजाय अगर मैं कहूँ ग्लासेस, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें हम किसको लेकर के जाते हैं दोस्तों, ग्लासेस को, और मेटेलिक इम्प्लांट्स को हम लेकर के इसमें रखते हैं। फिर ब्लैक कैटेगरीज में क्या होता है, जनरल हॉस्पिटल के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लैक कैटेगरीज में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, उसके पीछे वजह यह है कि नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, ब्लड बैग्स आर डिस्कार्डेड इन विच कलर। तो इसमें येलो कैटेगरीज भी देते हैं या फिर रेड कैटेगरीज भी। तो ये सवाल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप ब्लड बैग्स की बात कर रहे हैं तो उसे डिस्कार्ड करेंगे किस कैटेगरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें हम देखेंगे, अ केस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाज प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी रूम, डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर ब्लड स्पिल मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा एक एडिशनल क्वेश्चन है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड का हम इसमें हॉस्पिटल के फ्लोर में इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं पर ब्लड गिरा हुआ है तो उसको साफ करते समय हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका कंसंट्रेशन हम लेते हैं सामान्य तौर पर 1%, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो वो 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा उसको साफ किया जाना चाहिए। तो ये है डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरीज। अगर कहीं ब्लड कहीं पर गिरा हुआ है तो उसे कैसे साफ करें। सॉइल थ्रोट स्वैब आर डिस्कार्डेड इन, इस पर सवाल ये नीट 2021 का है, येलो कैटेगरीज में ये जाएगा, आप जानते हैं, ये सामान्य सा क्वेश्चन। फिर कह रहे कल्चर मीडिया, ये भी 2021 का ही सवाल है। कल्चर मीडिया इज डिस्पोज्ड इन विच बायोमेडिकल वेस्ट बैग, तो ये येलो कैटेगरीज में ही जाएगा, आप जानते हैं इन सारी चीज़ों को। फिर नेक्स्ट सवाल पूछ रहे हैं कि ब्रोकन ग्लास वैक्सीन वायल्स at the vaccination center are supposed to be diagnosed in which container। तो इसमें हमें पता होना चाहिए, ब्रोकन ग्लास वैक्सीन आप जानते हैं GBM, ग्लास हो ब्लू कैटेगरीज में, मेटेलिक कोई इम्प्लांट्स हैं तो वो भी ब्लू कैटेगरीज में ही हम उसे अलग करते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, प्लास्टिक या रबर का कोई सामान है तो उसे हम रेड कैटेगरीज में ले जाते हैं। कहाँ पर, रेड कैटेगरीज में। फिर अगर कोई पंक्चर कर सकता है मोटे तौर पर याद रखिएगा, तो वाइट कैटेगरी में जाएगा। बाकी हमारे शरीर का कोई प्रोडक्ट या इस तरीके की कोई चीज़ है, एनाटॉमिकल वेस्टेज हैं, तो वो जाएंगे येलो कैटेगरीज में। इतना ही नहीं, मेडिसिन है, डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं, वो भी येलो कैटेगरीज में जाएंगे। तो एनाटॉमिकल वेस्टेज हो, मेडिसिन हो, ये सभी येलो कैटेगरीज में ही रखे जाते हैं। तो आप इस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो ब्रोकन ग्लास वैक्सीन, अब यहाँ ग्लास के पर ज्यादा फोकस करना है। ग्लास, ब्रोकन ग्लास वैक्सीन वायल्स आर एट द वैक्सीनेशन सेंटर आर सपोज टू बी डिस्कार्डेड। ये डायग्नोज नहीं होगा बल्कि ये डिस्कार्ड होगा। तो ये डिस्कार्ड जो किया जाएगा वो किस उसमें हम करेंगे, इस चीज को लेकर के अगर सवाल पूछा जाता है तो बिल्कुल सवाल वाजिब है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वैक्सीन है, ब्रोकन ग्लास वैक्सीन वायल है, तो ग्लास पर फोकस करेंगे। चूंकि वैक्सीनेशन सेंटर की बात है तो वहां पर जब हम करते हैं तो पंक्चर प्रूफ कंटेनर, और वो भी ग्लास की चीजों के लिए हम लोग को इस्तेमाल करते हैं, याद रहेगा। चलिए फिर हम देखते हैं डिस्कार्डेड पेस मेकर, ये क्या है, मेटेलिक इम्प्लांट्स हो सकते हैं या उस तरीके की चीजें हैं, तो इसे हम कहाँ लेकर के जाएंगे, ब्लू बैग में लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट, यूज्ड लैटेक्स ग्लव्स आर डिस्पोज्ड इन, तो आप जानते हैं रबर या प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट है तो उसे हम रेड बैग में लेकर के जाते हैं। रिसेंटली INICT जून 2020 में पूछा गया सवाल, INICT जून 21 में पूछा गया सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज डिस्कार्डेड इन ब्लैक बैग। तो सामान्य तौर पर ब्लैक बैग में जो भी रैपर ऑफ ग्लव्स हो या सामान्य जो भी चीज़ें डिस्कार्ड की जाती हैं, किसी ने खाना खाया उसको हटाना है तो हम ब्लैक बैग में ही रखते हैं। तो ये ब्लैक बैग एक सामान्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एम्स में 2019 में एक सवाल पूछा गया था कॉलम मैचिंग का, और इसमें कह रहे हैं येलो बैग में किसको लेकर के जाएंगे। तो देखते हैं येलो बैग में क्या जा सकता है। आप देखें, केमिकल
वेस्टेज जाएंगे, है ना। तो येलो बैग में कौन जाएगा, केमिकल वेस्टेज आएंगे। रेड बैग में क्या जाएगा, रेड बैग में अपने मन से आप तलाशें, रेड बैग में क्या लेकर के जाते हैं, रिसाइक्लेबल रबर या ट्यूब्स को लेकर के जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर, देखिए ग्लव्स को हम लेकर के जा सकते हैं। फिर कह रहे हैं ब्लू बैग में किसे लेकर के जाएंगे, ब्लू बैग में हम ग्लास या उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेकर के जाते हैं, तो ग्लास वेयर को हम लेकर के जाएंगे। इसी तरीके से कह रहे हैं वाइट ट्रांसपेरेंट कंटेनर की बात, तो इसमें क्या होता है, वो कोई भी ऐसी चीजें जो कट कर सकती है, आपको पंक्चर कर सकती है, उन सारी चीजों को तो कट करने वाला स्कैल्पेल हमारे पास आ गया है। अगर जो बच गया वो है सिरिंज का रैपर। सिरिंज का रैपर यहाँ जो मैचिंग कॉलम है उसमें ये एक्स्ट्रा दे रखा था, तो ये एक्चुअल में ब्लैक कैटेगरीज में हम इसे डिस्कार्ड करते हैं, ये चीज़ याद रखना होगा। एम्स नवंबर 2018 में एक सवाल पूछा गया, द फॉलोइंग वार्निंग सिंबल रिप्रेजेंट्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इरिटेंट, केमिकल, रेडियोएक्टिव मटेरियल, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस या बायोहजार्ड्स। तो ये रेडियोएक्टिव मटेरियल का सिंबल होता है, आप जानते हैं इसके बारे में। फिर एम्स नवंबर 18 में पूछा गया क्वेश्चन, एम्प्टी ब्लड बैग इज डिस्पोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये याद रहना चाहिए, येलो में जाएगा, येलो में, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। फिर एम्स में 2017 का सवाल, अकॉर्डिंग टू न्यू बायोकेमिकल वेस्ट डिस्पोजल गाइडलाइंस व्हाट टाइप ऑफ वेस्टेज आर डिस्पोज्ड इन द डस्टबिन शोन बिलो। तो एक्चुअल में उसमें रेड कैटेगरी का यहाँ बॉक्स बनाया गया था, रेड कैटेगरी का, तो आप उस लेवल पर इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्टेज का ऑप्शन लेंगे। अगर येलो कैटेगरी का होता तो वहां पर आप एनिमल वेस्ट को ले जाते। अगर ये शार्प या कुछ इस तरीके की चीज़ें, शार्प कोई भी हमारे हॉस्पिटल की इक्विपमेंट्स की बात कहता, तो यहाँ हम वाइट कैटेगरीज में लेकर के जाते। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्टेज की बात होती तो वहाँ पर येलो कैटेगरीज का कोई बॉक्स बना होता। अब देखते हैं INICT में 22 में पूछा गया क्वेश्चन, यू वेयर इन योर लैब डूइंग एक्सपेरिमेंट व्हेन सम ऑफ द मर्करी गॉट स्पिल्ड फ्रॉम स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने लैब में हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ मर्करी वो स्पिल हो गया फ्रॉम स्फिग्नोमैनोमीटर से। व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्टेप इन हैंडलिंग, तो इसमें कलेक्ट यूजिंग योर हैंड एंड डिस्कार्ड एंड ड्रेन, कलेक्ट यूजिंग पेपर cardboard and put in water tubes and buckets, collect and throw outside the environment, broom it and discard in dustbin। तो ये कभी भी नहीं करेंगे, अपने हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें करना क्या होगा, उसको पेपर या कार्डबोर्ड की मदद से हमें कलेक्ट करके वाटर ट्यूब या बकेट्स में रख देना चाहिए। उसके पीछे वजह यह है कि जो मरकरी होती है वो मिट्टी को कंटामिनेट कर सकती है, ये केमिकली उसे खराब कर सकती है। तो कलेक्ट हमें करना होगा पेपर या कार्डबोर्ड की मदद से और उसको हमें वाटर ट्यूब या बकेट्स में रखना होगा। क्यों, क्योंकि मरकरी एक हैवी मेटल है, इसलिए इसे हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, इंसिनरेट नहीं कर सकते, माइक्रोवेव में भी नहीं रख सकते, हम इसको लैंड में भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। क्या हम इसे खुले में भी इसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंटामिनेशन जो कि हैवी मेटल पॉइजनिंग करा सकता है, इसका ये रिस्क रखता है। नेक्स्ट लेवल पर हम बात करेंगे हेल्थ प्रोग्राम्स जो कि हमारे देश में चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे।